और इनकी वीरता के लिए देखिए ये अपनी इस टांग को भी गंवा चुके हैं। एक बार आप दिखा दीजिए सर कैमरे पे, ये देखिए आप, ये अपने टांग गंवा चुके हैं, एक बार युद्ध लड़ चुके हैं। जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जिंदगी तो हम चलो टांग लाके इसलिए माड़ा मोटा हम चलने फिरने जो हो गए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो गया ये। अभी आप रोने को भी हो रहे हैं। सेना के थानों मतलब वार से बहुत घट मतलब पेमेंट मिलती है। ये एक ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 30-35 हज़ार का ऑप्शन 2,10,000 रुपए पेमेंट मिलती है ये। CCN News 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आप हमारे चैनल पे लगातार देख रहे हैं कि 20 तारीख से भारत की राजधानी जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और आज धरने का यहाँ पे इनका 11वां दिन लग चुका है। 11 दिन में 11 मंत्री, तो क्या एक मंत्री भी नहीं आया यहाँ पे इनको किसी को सपोर्ट करने, प्रोत्साहित करने, और इनकी सरकार के द्वारा कोई सुध-बुध नहीं ले जा पा रही। अभी तक किसी ने कोई सुध-बुध नहीं लिया है। और मेरे साथ अभी एक आप वीर जवानों को देख सकते हैं, ये सभी यहाँ पे वीर जवान है, भूतपूर्व सैनिक है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये हमारे साथ ये पूर्व सैनिक है। 62 का जो युद्ध हुआ, कारगिल जो युद्ध हुआ था, वो ये यहाँ जवान लड़ चुके। यही नहीं अकेले, ये जितने जवान हैं सभी इस प्रकार से कि सबने अपनी वीरता का प्रमाण एक ना एक बार जरूर दिया है अपने कार्यकाल के दौरान। और इनकी वीरता के लिए देखिए ये अपनी इस टांग को भी गंवा चुके हैं। एक बार आप दिखा दीजिए सर कैमरे पे, ये देखिए आप, ये अपने टांग गंवा चुके हैं, एक बार युद्ध लड़ चुके हैं। आपने अपने कार्यकाल में सर कितने युद्ध देखे हैं? मैं तो सन 1999 देखा है। मैं ऑनली नायब सूबेदार सुरजीत सिंह 117 रेजिमेंट से कारगिल टाइम मेरा मैन से पाँव उठ गया था। कारगिल के वक्त आपका लेग लॉस हो चुका था। हाँ जी। तो अभी जो कहा जाता है कि यदि क्षति होती है, कोई इंजरी पैदा होती है, तो सेना के जवानों को उसका कुछ पे किया जाता है। सेना के थानों मतलब वार से बहुत घट मतलब पेमेंट मिलती है। ये एक ਆਪਾਂ ਨੂੰ मिलती 30-35 हज़ार का ऑप्शन 2,10,000 रुपए पेमेंट मिलती है ये। तो सिर्फ 2 लाख रुपए मिल रहे हैं ऐसे ही? नहीं 30-35 हज़ार रुपए मिलता है ਸਾਨੂੰ। 30-35 हज़ार रुपए? हाँ जी। एवरी मंथ या ईयरली? एवरी मंथ मिलता है ये 30-35 हज़ार। हाँ जी। ਜਿਹੜਾ अफसर है वही यही पेमेंट है, यही मतलब जो मेरी डिस्ट्रिक्ट है एक अफसर को 2,10,000 रुपया मिलती है। मतलब अफसरों को कह रहे सरदार जी, अगर अफसर को सेम चोट आई होगी, अगर एक पैर का नाखून भी टूट जाएगा चोट लगने पे, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो जवानों की डिसेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। क्योंकि एक तो जो ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी MSP जो हमारी गवर्नमेंट है वो उनकी बढ़ा दी, और दूसरी तरफ उनको 2.81 का फैक्टर दे दिया, जिससे कि जो एक जवान है उसको डिसेबिलिटी तो सेम मिलती है, लेकिन जो डिसेबिलिटी उसको MSP कम होने से वजह से और 2.81 फैक्टर कम होने की वजह से पेंशन बहुत ही कम मिलती है। एक तरफ तो जवान ने अपनी, जैसे कि आपने दिखाया है, टांग गंवा दी है, लेकिन दूसरी तरफ उसको जो पूरी डिसेबिलिटी का जो संवैधानिक उसको फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो जो सारे का सारा फायदा वो ऑफिसर लेके चले गए हैं। ये बात भेदभाव क्यों है ऐसा कि टांग इन्होंने भी गवाई, टांग उन्होंने भी गवाई, इनको 30-35 हज़ार रुपए, उनको 2 लाख रुपए, उनके टांग में हीरे लगे थे। ये भेदभाव इसलिए है कि जो हमारा अधिकारी वर्ग है वो हमारा जहां भी जो हमारा अधिकारी वर्ग है वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा। और हमारा जो JCO और ओवर रैंक है वो अभी तक हमारा कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। ये अभी हमारे साबका जवानों के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि हमने सभी ने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से इकट्ठे होकर अपनी जो मांगे हैं वो हम सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी आपको 11 दिन बीत चुके हैं,
11 दिन से मैं कंटिन्यूअसली देख रही हूँ आप लोगों को धरना देते हुए। कोई बड़ी मीडिया में से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई नेशनल मीडिया तक नहीं पहुंचा आप लोगों के पास, आप लोगों का कोई लोकल लीडर नहीं पहुंचा। एमएलए एमपी आप बनाते हैं, आप चुनते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अभी हम सिर्फ जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि हमारी आवाज पूरे देश में जाए और ताकि हमारे जो सभी सैनिक हैं और जेसीओ हैं वो इकट्ठे हों। हमारे जो जवान और जेसीओ हैं वो अभी ग्रुप्स में बांटे हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे कुछ ऑनरी जेसीओज हैं जिनको की थोड़ी पेंशन ज्यादा मिलती है, वो बल्कि हमारे जो प्रोग्राम है उनमें वो अपनी शमूलियत नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो जितने भी जेसीओज हैं और सैनिक हैं वो अपने जो प्रतिदिन के कामों को छोड़ के जंतर मंत्र में आए और हमारा जो जेसीओ जवान का जो हम अपना प्रतिनिधि जो गवर्नमेंट को दिखाना चाहते हैं वो दिखाएं। ये जो डिसेबिलिटी पेंशन है, आप एक जेसीओ रैंक वाले के लिए 30-35 हजार और एक ऑफिसर रैंक के लिए 2 लाख, आप लोगों की पेंशन को गवर्नमेंट दे रहे हैं या बीच में कोई जुमलेबाजी कर रहा है? नहीं तो साहब तो आप भी बता दो सर, आपका डिसेबिलिटी है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ जी, इंटरनेशनल बॉडी लेवल ये डिसेबिलिटी के लिए है, मगर देती काम देती है नहीं है, इसमें भी भेदभाव हो गया कि नहीं। जहाँ पर 30-35 है ऑफिसर को 2 लाख 2.5 लाख टांग तो सबके सेम है। टांग तो गोली तो उसको भी वही लगती है जो मेरे को सही है। हाँ जी, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है ना, उसके हिसाब से सबकी आंख एक जैसी है, चाहे कुत्ता भी है बिल्ला भी है, दवाई सबके लिए बराबर है, तो उसकी भी देनी पड़ती है दवाई। ये तो एक इंसान है, देश की सेवा कर रहा है। एक भीख मांगने वाला हम उसको वोट करते हैं तो 1.5 लाख रुपए पेंशन लेता है, वो सर्विस नहीं है, वो लोक सेवा है। तो ये तो देश की सेवा करके आया है। अरे ऑफिसर के भी सेम 6 सेंस है, इनके भी सेम है। ये इसलिए बोलता हूँ, मैं इसकी कंडीशन देख कर बोलता हूँ, ना इसके पास जमीन है ना जायदाद है, और ऐसी कैटेगरी से ये ना इसकी जमीन है ना जायदाद है, अपनी इज्जत के लिए रुखी सुखी रोटी खाता है। एक लड़का है, इसकी सेवा करे या ना करे, इसको नौकर भी प्रोवाइड होना चाहिए, उसको रेलवे का टिकट फ्री, जहाज का टिकट फ्री, क्योंकि ये बैटल कैजुअल्टी है। बम एक ही जैसा होता है, गोली छोड़ने की नहीं होती, गोली लोहे की नहीं होती। बॉडी लेवल जो ह्यूमन राइट भी मर गया है हमारी तरफ से, मैं तो ये अब दुखी होकर मुझे बोलता हूँ। क्यों? जो नागरिक का है उसकी बॉडी लेवल तो एक है ना, इसके लिए शर्म आनी चाहिए सरकार को भी। मैं इस चीज की निंदा करता हूँ। सबके लिए डिसेबिलिटी बराबर हो और एमएसपी बराबर हो। एमएसपी भी एक हमारी वर्दी का अलाउंस है, वर्दी भी हमारी एक जैसी है, तो हमारा एमएसपी भी बराबर होना चाहिए। ये बाहर से प्रपोजल आई है, तो भारत में तो इसका विरोध कर रहे हैं ये लोग, हमारे को चीट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं, हमने खाया पिया और अपना देश के लिए सोचा और हमारे पास सोचने के लिए टाइम नहीं है। अभी सोचने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया हमारे को। हम इधर ही बैठेंगे जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई। ये ऐसी है, ये रोटी कहाँ से खाएगा, इसको कौन लेटर में लेके जाएगा, इसकी इतनी दर्द होती है। गोली की दर्द एक दिन में खत्म नहीं है, यदि जितनी मर्जी गोली से ज्यादा दर्द तो सरकारों ने दे दिया इस प्रकार का भेदभाव करके। एक तरफ ऐसी बिरादरी का आदमी है, पंजाब गवर्नमेंट को भी इसकी मदद करनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, मैं भगवान मान के पास भी रिक्वेस्ट करूंगा जाके उसकी इंटरव्यू लेके। इसके बेचारे गरीब आदमी की कौन सुनेगा? इसकी जायदाद है, कोई मरबा है, कोई नहीं, सिर्फ पेंशन के ऊपर डिपेंड है। कभी बच्चों ने स्कूल भी जाना, इसकी एक बहू है जो स्कूल जाती है, अपने बच्चों को संभालना है, इसको संभालना है। जो इसकी औरत है उसकी भी घुटनों में दर्द है। इसके अलावा ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो हमारी वार विडोज हैं, उनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद उनको सिर्फ 30% जो है पेंशन गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, जो कि बहुत ही कम है। वार विडोज में अपने जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन देना होता है और उनकी पारिवारिक बहुत लायबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं। 30% पेंशन के साथ किसी विडो
को बार विडो को अपने ऑफिसर और जैसे दोनों के लिए 30% ही है या ऑफिसर के लिए ज्यादा है? ऑफिसर के लिए 30% है, हमारे जवानों के लिए भी 30% है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि अधिकारी पैसे भी सैलरी ज्यादा ही होती है। सुनो सैलरी जो ज्यादा है उसका हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे को प्रॉब्लम यह है कि जो कुछ हमारे अलाउंसेस हैं या 7th पे कमीशन में जो हमारे को फैक्टर दिया गया है वो उनको 2.81 फैक्टर दिया गया है, और एमएसपी जो है वो ऑफिसर्स को 15,500 दिया गया है, जिसके कारण जो ऑफिसर्स जो हमारे जो जेसीस थे 2006 में उनकी 9,000 पेंशन थी, और एक जो आर्मी का ऑफिसर कर्नल साहब था उसकी 14,000 पेंशन थी। अभी आपको ये जानकर बहुत ही अफसोस होगा कि हमारा जो जेसीओ है, जो कि यूनिट में एक सेकंड इन कमांड होता है, उसकी पेंशन है 35 से लेकर 40,000 के बीच में, और एक जो कर्नल है उसकी पेंशन है 1,25,000। तो आप समझ लीजिए कि हमारी सरकारों ने क्या किया, हमारे साथ इतना भेदभावपूर्ण जो रवैया उन्होंने अपनाया, जिसके कारण जो हमारे बार विडोज हैं, जो हमारे बार हीरो हैं, उनकी जो पेंशन है वो बहुत ही कमतर होती गई, और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपना पैसा बढ़वा लिया। वीरता के लिए आप लोग बॉर्डर पे जिस भी वक्त युद्ध होते हैं आप बिल्कुल निस्वार्थ रूप से वहां पे जंग के मैदान में अड़े रहते हैं, और जब रिटायर और जब आपको उस जंग में इस प्रकार की जो चोटिल होते हैं आप, और जब रिटायर होते हैं उसके बाद जो आपको इस प्रकार से जो पेंशनें मिलती है तब कैसा महसूस होता है, आप बताइए सर। आप भी बता दो, बोलिए। जागते दौरान जब खत्म हो जाता फिर तो हमारी जिंदगी कोई रहती नहीं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जिंदगी तो हम चलो टांग लाके इसलिए माड़ा मोटा हम चलने फिरने जो हो गए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो गया था ये। अभी आप रोने को भी हो रहे हैं। रोना ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी आएगा, लाजमी बात है कि आप एक जंग के मैदान में अपने शरीर के अंग गवा देते हैं, और जब बाद में देखने को मिलता है तो क्या मिलता है, देश के लोगों के द्वारा ही गद्दारी। किस प्रकार से महसूस? ये देखो, ये आपके सामने एक उदाहरण है जी। ये बॉर्डर के ऊपर 24 घंटे तैनात बर्फ के अंदर दुश्मन के आगे छाती तान कर रहता है। इसका जो पेंशन मिल रही है अभी कितनी मिल रही है, इसका डिसिप्लिन अलाउंस कितना है, 12,000, 8,000, और उसका कितना है 2 लाख। तो इस तरह से पार्शलिटी है। तो इसकी टांग भी हड्डी मांस की है, उसकी भी हड्डी मांस की है। उन्होंने उसकी सोने की बना दी, इसकी मिट्टी की बना दी। तो इतना तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं एकता के लिए, इससे पहले कभी नहीं हुए। जेसीओ वार इकट्ठे अभी हुए हैं, इसलिए बोलते हैं अक्षमा सोबती उस बुजुर्ग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दत्तहीन विसरित विदत सरल हो। समझ रहे हो इसका मतलब है? बताइए आप। मतलब जिसके अंदर पावर है ना, उसी से जनता डरती है। जैसे एक सांप है, जहरीला होगा तो दूर से भाग जाओगे, अरे काट लेगा, और जिसके दांत तोड़ रखे हैं, वो सपेरा है, उसको ऐसे पकड़ेगा, अगले वो कुछ नहीं करेगा। बच्चे भी उठा के इसको ऐसे फेंक देंगे। तो जिसके अंदर ताकत होगी उससे दुनिया डरती है कि नहीं? गरल का मतलब जहर। अक्षमा सोचती उस बुजुर्ग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरित विनत सरल हो। तो ये बात है। सर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जनता को, आगे प्रधानमंत्री जी को कुछ? नहीं, मैं तो यही कहना भी जी डिस्पैरिटी है सारी बराबर होनी चाहिए। मतलब मेरे तो कहने का यही मतलब है, भेदभाव नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि सारे इंसान तो एक ही है, अलग चीज तो है नहीं है, ठीक है नहीं। मैं भी यही कहूंगी देश में माननीय गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री जी की
जंग के मैदान में जो अपना अंग दे देते हैं, अपने आप को पूरा वहां पे दे देते हैं, उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव खत्म किया जाए। ये जितने इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं उतना आप बिल्कुल भी नहीं करते। चौकीदार कहने से कोई चौकीदार बन नहीं जाता, असल चौकीदार यही है और यही रहेंगे। एक दिन अगर इन्होंने चौकीदारी छोड़ दी तो आप देख सकते हैं देश के क्या हालात हो जाएंगे। उस दिन देश में जो त्राहिमाम मचेगा वो आप भी रोक नहीं पाएंगे। तो ये इस प्रकार के भेदभाव को खत्म किया जाए, की डिसेबिलिटी बराबर की जाए। जी इस संबंध में ये मेरा कहना है, मेरा माननीय मोदी जी से भी अनुरोध है कि अब अफसर जेसीओ ओआर की जो डिसेबिलिटी है वो बराबर की जाए। चाहे वो ऑफिसर है, जितनी ऑफिसर को डिसेबिलिटी मिल रही है उतनी ही जेसीओ को मिले और उतनी ही ओआर को मिले। इसके अलावा हमारे बहुत से मुद्दे हैं, जैसे कि आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा ये एक मुद्दा है कि सिविल में जितने भी प्रदेश कर्मचारी है उनको 65 ईयर एज में 5% की बढ़ोतरी होती है और 70 ईयर की एज में फिर 5% की बढ़ोतरी होती है। 75 में 5% की बढ़ोतरी है और 80 की एज में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। लेकिन हमारा हाल देखिए, गवर्नमेंट ने हमारे को 80 साल में 20% की बढ़ोतरी करते हैं। मैं माननीय मोदी साहब जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे जो सैनिक है वो सिर्फ 80 साल तक 10% जीवित रहते हैं? जो 90% जो सैनिक है वो इसका जो फायदा है, जो इसका जो हमारे को बेनिफिट दिया गया है वो ले नहीं सकते। और इसके साथ में ये मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो देश की एवरेज एज है वो 60 ईयर है, तो फिर हमारे साथ ऐसा भेदभाव पूर्ण क्यों? इसी के साथ हमारी एक और बात है कि प्रदेश कर्मचारियों को 2 साल के बाद एक बेसिक पे यात्रा भत्ता के रूप में दी जाती है, लेकिन हमारे जेसीओ जवान को वो भी नहीं, हमारे को एमएसपी भी नहीं, हमारे को 2.81 फैक्टर भी नहीं। तो इसीलिए अभी हमारे को जो है रोड के ऊपर आना पड़ रहा है, जिसके लिए हमारा गवर्नमेंट से अनुरोध है कि वो जो सैनिकों का जितना भी पैसा बनता है OROP 2 में जैसा कि ऑफिसर्स को दिया है वैसे ही जेसीओ OR को भी उनका हक दे।